स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फ्रांस के संविधान का अध्ययन जारी है। फ्रांस का संविधान जिसकी विशेषताएं और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस की संविधान में वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में। दी लेजिस्लेचर, दी पार्लियामेंट। फ्रांस की व्यवस्थापिका क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियाँ हैं। तो फ्रांस के संविधान में आज का विषय है दी लेजिस्लेचर, दी पार्लियामेंट। तो फ्रांस का जो संविधान है जो है उसमें फ्रांस में संसद का जो है अपना एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। 1302 में से ही एक छोटी संस्था उस समय बनी थी, स्टेट्स जनरल, तो वो बहुत कुछ संसद के स्वरूप जैसी थी। लेकिन जो इनका प्रमुख जो व्यवस्थित रूप है वो देखने में 1875 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, है ना, उसके बाद ही देखने में मिलता है। और तभी से ही पर्याप्तवाद विवाद के पश्चात ही फ्रांस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया। तब से लेकर आज तक फ्रांस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तृतीय गणतंत्र में प्रथम सदन का नाम प्रतिनिधि सभा था और द्वितीय सदन का नाम सीनेट था। चतुर्थ गणतंत्र का जब संविधान आया तो उन्होंने इसके गठन, कार्य और अधिकारों में परिवर्तन किया गया और तब इनके नाम को बदलकर राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद कर दिया गया। और 1958 में फिर संविधान में संशोधन हुआ। चार्ल्स डे गॉल के नेतृत्व में एक नया संविधान बना। इसमें भी जो है संसद को द्विसदनात्मक रखा गया। प्रथम सदन का नाम जो कि निम्न सदन होता है उसका नाम राष्ट्रीय सभा रखा गया और द्वितीय सदन जो उच्च सदन है उसका नाम गणतंत्र परिषद के स्थान पर सीनेट कर दिया गया। और नए संविधान में सीनेट की शक्ति में अपेक्षाकृत वृद्धि कर दी गई। संसद के दोनों सदनों का क्या तो कार्यकाल होगा, कितने सदस्यों की संख्या होगी, इसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। एक अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल, उनकी संख्या, उनकी योग्यताएं, उनकी अयोग्यताएं सब संसद द्वारा निर्मित कानून के आधार पर निर्धारित होंगी। राष्ट्रीय सभा जो कि वहाँ का प्रथम सदन है, जिसको राष्ट्रीय सभा कहा गया है, प्रथम है, लोकप्रिय सदन है। इस सदस्य की संख्या जो है अभी वर्तमान में 577 है और इसमें समय समय पर परिवर्तन होते जाते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान प्रक्रिया के आधार पर होता है। यहाँ पर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतदान योजना को अपनाया गया है। द्वितीय मतदान योजना में ये होता है कि 2 बार मतदान होता है। द्वितीय मतदान जैसा कि नाम है ना, तो नाम के अनुसार 2 बार वोट डालने होते हैं। स्पष्ट बहुमत अगर किसी को मिल गया मोर देन 50% तो उसको पहली बार में ही निर्वाचित हो जाता है। अगर उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जिन क्षेत्रों में उसको कम वोट मिले हैं या जिन मतदाताओं के 1/4 से पंजीकृत अधिक वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो वहाँ पे दोबारा मतदान होता है। दोबारा मतदान में जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसको घोषित कर दिया जाता है। तो दूसरे दौर में वो राजनीतिक दल भाग नहीं ले पाते जिन्हें 10% से कम वोट मिले थे। राष्ट्रीय सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होते हैं और 18 वर्ष की व्यक्ति जो आयु प्राप्त जो नागरिक है उसको मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। सदन का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है।
पहले भी 5 ही वर्ष का था और नए जो 1958 के संविधान में भी इसका 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सभापतियों की सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। इसमें खास बात यह है कि दोनों से परामर्श लेना आवश्यक है, लेकिन अनुमति नहीं, क्योंकि परामर्श ले और उसको माने ना माने राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। इसको भंग करने की पावर के ऊपर 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध तो ये है कि 1 वर्ष में विद इन अ ईयर आप 2 बार सदन को भंग नहीं कर सकते। और अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ना तो वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और ना ही वो संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। अगर राष्ट्रीय सभा भंग हो जाती है तो 20 से 40 दिन के अंदर चुनाव करवा लेने चाहिए, ऐसा यहाँ का प्रावधान है। कार्यविधि की जहाँ तक बात है तो वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, प्राय 3 महीने तक चलते हैं। राष्ट्रपति को संसद के बहुमत के सदस्यों के आधार पर असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संसद का अधिवेशन सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक से गुप्त अधिवेशन का भी यहाँ पे प्रावधान है। 2 अधिवेशन होते हैं, एक 2 अक्टूबर को होता है, दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल को होता है। सदन की कार्यवाही एक सरकारी जर्नल में प्रकाशित होती है और जहाँ तक इनकी विशेषाधिकार की बात है, संसद के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके लिए ना तो सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही किसी सदन के बाहर वो किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसको किसी भी अपराध के लिए सदन की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता, है ना। ये सारी बातें हैं। अगर अधिवेशन ना भी चल रहा हो तो भी सचिवालय की अनुमति के बिना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, है ना। तो इसका एक जो मुख्य पदाधिकारी है वो राष्ट्रीय सभा का सभापति है। तो सभा का कार्य संचालन के लिए जो है एक सभापति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा के मेंबर्स स्वयं करते हैं। उसका कार्य वही होता है जो अपने भारत में लोकसभा अध्यक्ष का होता है ना। वो शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदन को मर्यादित रखना, कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना, है ना। लेकिन फ्रांस में सदन की व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त जो सभी देशों में होते हैं, यहाँ पर कुछ सलाहकारी कार्य भी सौंपे गए हैं। एक तो ये है कि अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो सभापति से परामर्श लेता है। दूसरा ये है कि अगर वो राष्ट्रीय सभा को भंग करता है तो भी उससे परामर्श लेता है। लेकिन दोनों ही विषयों में ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति इनसे सलाह तो लेता है, तो ये सलाह को माने ये आवश्यक नहीं है, अनुमति नहीं कह सकते इसको, सिर्फ परामर्श है। इसके अतिरिक्त एक काम और है इनका कि जो इनकी संवैधानिक परिषद है उसमें 3 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, क्योंकि फ्रांस में जो संवैधानिक परिषद है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार का अधिकार भारत में और ब्रिटेन में और अमेरिका में जो वहाँ का अध्यक्ष है, सभापति है, उसको नहीं है। ब्रिटेन में कानून निर्माण का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, भारत में भी किया जाता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कानून निर्माण के ऊपर खासा प्रभाव नहीं होता है। फ्रांस में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर संसद के सदस्य नहीं होते हैं, अतः मंत्रिमंडल सरकार का प्रतिनिधित्व सदन में नहीं करता है। तो ये जो गैप आया है, ये जो शून्यता की स्थिति आई है, इस शून्यता को भरने का काम सभापति
करता है। तो राष्ट्रीय सभा का जो सभापति होता है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और वो दलीय आधार पर कानून निर्माण का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार उसकी जो स्थिति है, यहाँ के स्पीकर की जो स्थिति है, वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के समान होती है, ब्रिटेन के समान नहीं, क्योंकि वो एक दलीय व्यक्ति है। ये एक मूलभूत अंतर है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको याद रखना चाहिए। दूसरा जो खास बात है कि जो दूसरा सदन है वो सीनेट है। इसकी सदस्य संख्या 230 निश्चित की गई है। इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये एक स्थायी सदन है। 6 वर्ष के लिए मेंबर चुने जाते हैं। पहले 9 वर्ष के लिए था, फिर इसको चेंज किया गया और प्रति 3 वर्ष पश्चात आधे यानी 50% सदस्य बदल लिए जाएंगे, है ना, बदल लिए जाएंगे। यहाँ पे एक और प्रावधान है जो राष्ट्रीय सभा के लिए भी है और सीनेट के लिए भी है कि प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा अपना एक वैकल्पिक सब्स्टिट्यूट खड़ा किया जाता है और वो केवल इसलिए होता है कि यदि किसी भी कारण से उसका पद रिक्त हो गया, चाहे मृत्यु के कारण या कोई भी असमर्थता के कारण, तो उस सदन के सदस्य के रूप में वो जो उनका सब्स्टिट्यूट है वो काम करता है। ये अनूठी विशेषता है जो केवल फ्रांस में ही देखने को मिलती है। सदन की योग्यताओं के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है। उन्होंने वही कहा है जो राष्ट्रीय सभा के लिए है कि न्यूनतम 35 वर्ष है और बाकी कुछ बस फ्रांस जो है ना। सभापति सीनेट का जो है इसकी भी सदस्यता फ्रांस के जो सदन के जो मेंबर हैं वो करते हैं। इसके कार्य, अधिकार और शक्तियां पहले से अधिक हैं। नवीन संविधान के अनुसार जो है सीनेट के सभापति को ये अधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो सीनेट के सभापति उस पद को सुशोभित करता है। दूसरी बात यह है कि सीनेट के सभापति द्वारा संवैधानिक परिषद के 3 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है। तो सीनेट की जो द्वितीय सदन है, इसके जो शक्तियां हैं प्रतिनिधि सभा के बजाय कुछ प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई है ना। अब हम आते हैं कि फ्रांस की संसद के कौन कौन से कार्य है। तो देखिए, ये तो मैं कई बार पहले भी इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी व्यवस्थापिका हो एनी, उन सब के ऑलमोस्ट एक ही जैसे कार्य होते हैं। व्यवस्थापिका का काम मुख्य रूप से कानून निर्माण संबंधी कार्य होता है। तो वो जो चाहे व्यवस्थापिका अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, कहीं की भी क्यों ना हो, उसका जो मुख्य कार्य की प्रकृति है वो एक ही रहती है। इसलिए कंसेप्चुअल अवधारणागत रूप से अगर हम बात करें तो संसद के अधिकार और कार्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। बस इस समय स्थिति परिवेश के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव आता है। तो यहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, उसके भी अधिकार वैसे कार्य वही हैं जो सभी जगह होते हैं। बस सिद्धांत और व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि क्या वो ऐसा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो फ्रांस में 5वें गणतंत्र के बाद संसद के अधिकारों में जो है थोड़ा सा, अधिकारों में तो परिवर्तन नहीं लेकिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है ना। और 5म गणतंत्र का जो संविधान था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करना था। इस संविधान के द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्रपति और निर्बल संसद की व्यवस्था की गई है। हालांकि 5वें गणतंत्र की जो संसद है थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी वो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है और उसे पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। और उसके पास कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला तो है विधि निर्माण संबंधी कार्य,
देखिए, राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निवास करती है और जनता इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधि और जनमत संग्रह के द्वारा करती है। तो इस प्रकार जो कानूनों का जो ध्यान पूरा जो निर्माण है वो संसद के द्वारा किया जाता है और कानून निर्माण की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। यहाँ पर जनता को इसकी शक्तियों में सहभागी बनाया गया है। कई मामलों में यहाँ पर कानून को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है अनुच्छेद 11 के अनुसार, और यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव भी चूंकि प्रत्यक्ष तरीके से होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है राष्ट्रपति कानून निर्माण के क्षेत्र में सहभागी है और इसलिए कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद की थोड़ी सीमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद आता है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। देखिए, संविधान संशोधन संबंधी कार्य में दो प्रकार की पद्धतियां हैं। एक प्रकार तो ये है कि राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों में कोई प्रस्तावित करे विधेयक और 3/5 भाग से उसको पारित कर दे, और दूसरे पद्धति है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तावित कर सकता है, दोनों सदन उसको पास कर दें और फिर जनमत संग्रह पर इसे भेजा जाए और निर्वाचक जनता का जो बहुमत है वो इसे स्वीकार कर ले, तो ये संविधान का अंग बन जाता है। वित्तीय कार्य में तो देश के राष्ट्रीय वित्त के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है ना, और आवश्यक धनराशि की वितरित और आय व्यय के ऊपर सारा खर्चा वर्चा संसद के नियंत्रण में होता है। प्रशासन संबंधी कार्य भी ये लोग करते हैं, सदन करता है। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण रहता है और कई प्रकार के इनके परिवर्तन हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन निंदा प्रस्ताव के बारे में ये लिखा है कि राष्ट्रीय सभा के कुल बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा नहीं। ये खास बात इसलिए है क्योंकि फ्रांस में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इसलिए कुल बहुमत का प्रावधान किया गया है। संसद को वैदेशिक मामलों में भी शक्ति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का अनुसमर्थन करना और युद्ध की घोषणा करना संसद के द्वारा किया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार है और दोनों के दोनों सदन अपने पृथक पृथक कुल बहुमत से अगर प्रस्ताव पास कर दें और इसके बाद हाई कोर्ट की जांच, अदालत के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जांच में अगर कोई दोषी होता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा निर्मल विधायिका को अपना आदर्श बनाए जाने पर भी उसको पर्याप्त शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान संविधान का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली एवं स्थायी बनाना रहा है। सरकार को संसद की कार्यवाही पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया है। दूसरा प्रभावशाली नियंत्रण राष्ट्रीय सभा का विघटन की शक्ति का है और तीसरी बात यह है कि लोक निर्णय का प्रावधान भी सरकार के नियंत्रण को बढ़ाता है ना, सरकार के नियंत्रण को बढ़ाता है। यहाँ पर कानून जिसको भी चाहे उसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जा सकता है। ये चीज़ें इसकी खास बात है। इसके बाद में एक बात और है कि विश्व के सभी संविधानों में अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सभी जगह सभी शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्थापिका के अपेक्षाकृत कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। समस्त शासन के तौर तरीके ऐसे हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम हैं और कार्यपालिका की शक्तियाँ अधिक हैं। और पांचवें गणतंत्र के संविधान में भी व्यवहारिक शासन में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद को संसद पर नियंत्रण के प्रभावशाली अधिकार प्रदान किए गए हैं।
और जब प्रभावशाली अधिकार प्रदान किए गए हैं तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, सरकार का कोई भी अंग, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दूसरा अंग महत्वपूर्ण है। तो कार्यपालिका अपेक्षाकृत शक्तिशाली है, लेकिन आजकल लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए समस्त व्यवस्थापिकाओं के कार्य इतने अधिक हो गए हैं कि उनके भी कार्य कम नहीं हैं। दोनों लाइनें अपेक्षाकृत बराबर बराबर बड़ी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। कार्य कानून निर्माण के क्षेत्र में, है ना, और लगभग सभी क्षेत्रों में व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।